जब तक जब तक सफल ना हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो तो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश मैं भी करता रहूंगा और कोशिश आप भी करते रहिए। जब तक हम सफल नहीं हो जाएं, तब तक लगातार संघर्ष हमारा जारी रहना चाहिए। एक दिन जरूर सक्सेस होंगे और संघर्ष को हम विराम देंगे। जब तक संघर्ष पूरा नहीं करेंगे तो हमें मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए संघर्ष को बड़े मेहनत से, बड़ी जी जान से हम करेंगे। इसके लिए आप सबका वेलकम है, स्वागत है। चलते हैं संघर्ष की ओर, रखते हैं अपना संघर्ष जारी। संघर्ष हो रहा है सवाल नंबर 18 से। ठीक है, जब हम एक एक सवाल से, एक एक छोटी छोटी चीजों से संघर्ष करेंगे, तभी तो बड़ा जाकर कुछ बड़े बड़े से संघर्ष करेंगे, कुछ बड़ा हासिल करेंगे, है ना। तो पहले हम सवाल नंबर 18 से संघर्ष कर लेते हैं। देखिए, सवाल नंबर 18 को पढ़ें आप बिल्कुल धैर्य से, एक एक शब्द को समझें आप कि दिया क्या है और करना क्या है हमें। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ये दे रखा है। चौथे को कैसे लिखेंगे, A4 प्लस 8वें को कैसे लिखेंगे, A8। इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 24। ठीक है, तथा छठे और 10वें पदों का योग, छठे पद को कैसे लिखेंगे, A6 और प्लस 10वें को कैसे लिखेंगे, A10। इनका योग कितना है, 44 है। ये चीज हमें दे रखी है, बस इतनी तो बात है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। अरे घबराओ नहीं, कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आया तो आ जाएगा, सवाल समझ में आ गया होगा तो सवाल समझ में आ गया तो उत्तर भी समझ में आ जाएगा। ज्ञात करना है प्रथम तीन पद हमें ज्ञात करने, अर्थात प्रथम 3 पद का मतलब A1, A2 और A3 ये करने हैं हमें ज्ञात। सवाल को कहां से शुरू करें सर, कौन सा सूत्र लगाए सर, ये चीज हमें समझ में नहीं आती। हमें सूत्र याद नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम होती है इतना लिखने के बाद, होती है ना। अरे भाई कितनी बार बोला है, दिया है वही वापस लिख लो, टेंशन मत लो यार आप। देखिए, आप टेंशन में होते हो ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है आपकी। ये लो 24, नींद नहीं मुझे चैन नहीं है। अब देखो A4 यानी चौथा पद है, तो कैसे, कबड्डी कबड्डी एक कमडी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, A प्लस 3D, क्योंकि 4 का एक कम क्या होता है, 3 तो होता है, यानी 4 में से एक कम किया तो 3 ही तो आएगा, तो 3D। इस A4 को आपने लिख दिया A प्लस 3D, ये वाला प्लस लिख दो, ये लो A8 है। तो कैसे करोगे, एक ही कबड्डी, एक कबड्डी ऐसे करते हो ना वो। तो यहां देखो A प्लस एक कम D, 8 में से एक कम किया 7 और D बराबर कितने हो गए, 24। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अरे तो फिर रह गया क्या, टेंशन मत लो। प्लस का A कितने हो गए, प्लस का 2A, 3D और 7D कितने हो गए, ये भी दोनों प्लस के ही हैं इसलिए जुड़ जाएंगे, सेम चिन्ह, संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा। ये लो, फिर से इस पूरे समीकरण में 2 का भाग जाता है। जब हम इसमें 2 का भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 10 में 2 का भाग 5 बार गया
और 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। समीकरण बन गया 1। समीकरण बन गया 1। अब अगला पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है? A6 प्लस A10 बराबर कितना? 44 दे रखा है कि नहीं? अब छठे पद को कैसे लिख सकते हैं? वही एक कम डी तो A प्लस कितने डी, अब तो समझ गए होंगे आप, 5D। आगे वाला प्लस का चिन्ह, इसको भी कैसे लिखेंगे? A प्लस 9D बराबर कितना? 44। ठीक है, ए कितने हो गए? 2A प्लस 5D और 9D कितने हो गए? 14D बराबर 44। ओके, पूरे समीकरण में किसका भाग जाता है? 2 का। इसमें 2 का भाग दिया, A बार गया, इसमें 2 का भाग 7 बार गया और इसमें 2 का भाग 22 बार गया। समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 व 2 क्या है? दो चरों के रैखिक समीकरण। इसमें चर कौन कौन है? एक तो A और एक क्या है? D। दो चर हैं, ठीक है, दो चर हैं और सबकी घात +1 है कि नहीं? सभी चरों की घात +1 है, इसलिए ये कौन सा समीकरण हो गया? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चरों की घात +1 हो, प्रत्येक चर की घात +1 हो। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सरल करने पर, विलोपन विधि से सरल करने पर एक क्या है बोलो? A प्लस 5D बराबर कितने? 12 और दूसरा कितना है? A प्लस 7D बराबर 22। ठीक है, ये लो, यहां देखो विलोपन विधि में हम चर A को विलोप करना चाहते हैं तो A के गुणांक बराबर होने चाहिए। पहले समीकरण के A का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में भी A का गुणांक 1 है, तो गुणांक तो बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं है। वो करने हमें, क्योंकि विलोप करने के लिए चिन्ह विपरीत होने चाहिए। ये प्लस का है तो माइनस का कर दीजिए, प्लस का ये माइनस का कर दीजिए, ये भी प्लस का इसे भी माइनस का कर दीजिए। ठीक है, अब ये तो कट गए ना, क्योंकि पहले वाला चिन्ह अब अप्रभावी हो गया, उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। प्लस के 5D और माइनस के 7D है ना, प्लस के 5D और माइनस के 7D, क्या समझे? असमान चिन्ह है, एक माइनस का एक प्लस का असमान चिन्ह है, तो जोड़ते वक्त बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। 7 में से 5 गए, कितने बचे? 2D, और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है वो लगा दो। तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ क्या है? माइनस का, तो माइनस लगा दिया, बराबर यहां देखो प्लस के 12 माइनस के 22, वही असमान चिन्ह है, बड़ी में से छोटी घटा दो, 22 में से 12 गए, 10 बचे, और चिन्ह किसका लगाओ? बड़ी संख्या के। बड़ी संख्या का कौन सा चिन्ह है? माइनस का, तो यहां भी माइनस का आ जाएगा। आपको डी का मान चाहिए, डी यही रहने दो, -10। ये देखो डी के गुणा में -2 है जो आर से समझा के भाग में लग जाएंगे, तो d बराबर माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 में 2 का भाग दिया, 5 हो गया। d बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, d का मान 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बोलो? समीकरण 1 है हमारे पास एक में कोई जरूरी नहीं है, वैसे 1 में ही रखो, आप भी किसी में तो रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1 में रख दिया, आप 2 में रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो a का मान तो है नहीं, और प्लस 5 गुणा d का मान है हमारे पास कितना? 5 है, बराबर 12। ठीक है, ये a यही रहने दो, 5 को 5 से क्या? 25 बराबर 12। ए को यहीं रहने दो, 12, ये प्लस के 25 इधर आके माइनस के हो गए, तो ए बराबर कितने? यहां देखो एस मान चिन्ह है, प्लस का है और ये माइनस का, एस मान चिन्ह है, बड़ी में से छोटा घटा दो, कितने बचे? 13 बचे, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। बड़ी संख्या का कौन सा चिन्ह है भी? बड़ी संख्या के कौन सा चिन्ह है भी? माइनस का है, इसलिए माइनस का लगा दो। तो ए बराबर कितना आ गया? -13, अर्थात A1 हमारे पास -13। तो A2 कैसे निकालोगे?
A1 में क्या जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे। A1 कितना है, माइनस का 13 प्लस D का मान कितना है 5 है, दोनों को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि यहाँ ये माइनस है ये प्लस है, हमें जोड़ना है जब S मान चिन्ह हो और उनको जब जोड़ना हो तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा देते हैं, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, तो माइनस के 8 हो गए। इसी प्रकार से A3 निकालोगे तो A2 में सार्वंत्र जोड़ दो। A2 कितना है, माइनस के 8 है प्लस D कितना है, D 5 है। तो देखो S मान चिन्ह है, वही बात बड़ी में से छोटी घटा दो, 8 में से 5 गए 3 बचे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो तो -3 हो गया। अर्थात AP के प्रथम तीन पद क्या क्या हो गए, A1 तो हो गया माइनस का 13, A2 हो गया माइनस के 8, A3 हो गया -3। इस तरह से आपके तीनों पद आपको प्राप्त हो गए और यही हमें करना था। ये देखो ठीक है, किया क्या, जो दिया वही वापस। चौथे और आठवें, तो ये चौथा और आठवां दोनों पदों का मैंने देखो योग कर रखा है, इसने योग के लिए तो बोला है चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, तो मैंने बराबर में 24 लिख दिए। छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ये छठा और 10वां इनका योग कितना हो गया 44। अब मैंने किया क्या, पहले ये दे रखा है हमें तो ये मैंने यूज कर लिया, या देखो यूज ले लिया ना, इसका काम उपयोग कर लिया ना इसका, देखो ये सेम टू सेम। तो A4 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कितनी बार बताए, एक कम D लगा दे, इसको भी ऐसे लिखा जा सकता है बराबर 24। तो पूरे समीकरण में 2 का भाग समीकरण 1 बना दिया। अब दूसरा पार्ट आपको ये दे रखा है, अरे भाई ये दे रखा है, तो A6 प्लस A10 बराबर कितना 44। 6 को हम A प्लस 5D लिख सकते हैं, A10 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D लिख सकते हैं बराबर 44। समीकरण बन गए 2, समीकरण 1 2 को हमने सरल करके D का मान निकाला। D का मान हमने कोई भी समीकरण में 1 में या 2 में रख सकते हो, मैंने 1 में रख के A का मान निकाल लिया, फिर उसके बाद शेष पार्ट हमने निकालिए। देखो कितना आसान सवाल है, कोई टेंशन नहीं है कि इस सवाल को कहां से शुरू करें, अरे कहां से शुरू नहीं करें, जहां हो वहीं से शुरू कर दो और आज ही से अभी से शुरुआत कर दो, बहुत अच्छा होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो सुब्बा राव ने भी कार्य करना शुरू कर दिया है, तो आप लेट क्यों कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, बिल्कुल आप भी शुरू कर दीजिए। क्या सुब्बा राव ने 1995 की बात कर रहा है क्या, अभी नहीं कर रहा है, अभी शुरू तो नहीं किया था, अभी तो समाप्ति कर दिया होगा ना। 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। कितने रुपए, महीने के कितने रुपए, 5000 रुपए उसने कार्य करना प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि की, यानी 200 रुपए प्रति वर्ष, 200 रुपए उसका वेतन है वो बढ़ गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपए हो जाएगा, अरे भाई शुरू उसने कितने रुपए में की नौकरी करना, 5000 में, और प्रत्येक वर्ष जैसे एक वर्ष पूरा होता उसके 200 रुपए बढ़ जाते। ऐसे करते 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 उसने एक दिन कितने रुपए, 7000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त करना शुरू कर दिया। तो ऐसा करने में उसे कितने वर्ष लगे ये हमें ज्ञात करना है। जब तक उसका मासिक वेतन 7000 रुपए हो गया तब कितने वर्ष हो गए थे, ऐसा हमें पूछा है। देखिए यहाँ आपको समझना ये जरूरी है कि क्या दिया है और हमें किस तरह से इसको सॉल्यूशन करना है। सुब्बा राव ने 1995 में क्या किया, उसने 5000 रुपए की मासिक वेतन दिया है। एक तो प्रारंभिक वेतन दे रखा है, प्रारंभिक वार्षिक वेतन कितना उसका 5000 रुपए है कि नहीं, और वृद्धि प्रतिवर्ष वृद्धि कितनी है भी, प्रतिवर्ष वृद्धि 200 रुपए है, ठीक है, अरे बात समझ में। और अंतिम वेतन यानी लास्ट में उसको कितने रुपए मिलने शुरू हो गए थे, 7000 रुपए मिलने शुरू हो गए थे।
ज्ञात करना है किस वर्ष वार्षिक वेतन 7,000 रुपये हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहां शुरू में 500 रुपये मिले, अर्थात प्रथम पद कितना हो गया 500, अरे सॉरी 5,000, कितने 5,000। ठीक है भाई, प्रारंभिक वेतन उसका 5,000 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रथम जो पद है वो 500 रुपये हो गया और अंत में उसने 7,000 रुपये प्राप्त किए। तो अंतिम पद कितना हो गया 7,000 हो गया कि नहीं हो गया। हमें दो चीज प्राप्त है, एक तो प्रारंभिक वेतन अर्थात प्रारंभिक पद और एक अंतिम पद, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। साथ साथ में वेतन वृद्धि भी है, इसका मतलब हम इसके और पद भी ज्ञात कर सकते हैं ना, क्योंकि ये सार्वंत्र का काम करने लग गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी एपी बनाई जा सकती है, तो एपी बनाओ ना। तो एपी क्या बन गई, वेतन की एपी, वेतन की एपी यानी समांतर श्रेणी वेतन की एपी। शुरू में उसके 5,000 है, फिर 200 रुपये वृद्धि होगी अगले साल, तो 5,200 हो गई, फिर कितने हो गए 200 रुपये और वृद्धि हो गई, 5,200 में यहाँ काम कर रहा है, अब 5,400 रुपये हो जाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन उसके कितने रुपए हो गए 7,000 रुपये हो गए। ये आपका एपी है। ठीक है, अब आपको इस एपी में दिया क्या क्या है, देखो ANDAN है कि नहीं बताओ, है ना AN, देखो ये चीज है कि नहीं, है ना, बोलो ए का मतलब प्रथम पद कितना है 500, सॉरी ये 5,000 है, रुपए नहीं लिखूंगा मैं यहां। एन पदों की संख्या, कितने साल हो गए पता नहीं। डी का मान कैसे निकालते हैं, AN-1 अर्थात कोई भी एक पद लो, जैसे कि 2 नंबर पद ले रहा हूं 5,200, उसमें से उसके पीछे वाला पद 5,000 घटा रहा हूं, तो कितने बचे 200, तो डी का मान आ गया 200। AN का मतलब अंतिम पद कितना है 7,000। ठीक है, अब आपको एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है सर, एन का कोई सूत्र नहीं है हमारे पास, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, एक सूत्र तो जानते हो ना AN, यही लगाओ ना। देखो आपको यहाँ AN दे रखा है 7,000, तो AN का सूत्र क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू डी बराबर कितने 7,000। इस AN की जगह आपने ये लिख दिया, क्योंकि AN बराबर क्या होता है A प्लस N-1 इंटू डी बराबर 7,000। जो मान आपके पास है वो इस सूत्र में रखते जाओ, और नहीं है वो अपने आप आ जाएगा। बताओ A का मान कितना है 5,000 प्लस N का मान पता नहीं, D का मान कितना है 200 बराबर 7,000। अब देखो N-1 और 200, ये तो यही रहने देता हूं, ये 7,000 माइनस प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, N-1 इंटू 200, 7,000 में से 5,000 गए, कितने बचे 2,000 बचे कि नहीं। अब आपको N-1 यही रहने दो, N-1 इस पूरे कोष्टक के गुणा में 200 हैं, जो RHS में आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बता देता हूं यहां, तो N-1 बराबर 2,000 में 200 का भाग देंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गए, 20 में 2 का भाग दिया 10 आ गया, सॉरी। अब देखिए यहां N यही रहने दे 10, ये माइनस का 1 RHS में आके प्लस का हो गया, तो N बराबर कितने हो गए 11, N बराबर कितना हो गया और 11, और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है, अर्थात 11वें वर्ष
सुब्बाराव का वार्षिक वेतन कितना हो गया अभी? वार्षिक वेतन 7,000 रुपये था। जब उसको कार्य करते हुए 11 वर्ष हो गए थे तब उसका वेतन 7,000 रुपये वार्षिक था। समझ में आ गई बात? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। जब आपने ये एपी बना लिया, एपी बनाने के बाद सीधा सीधा ए का मान, प्रथम पद तो 5,000 है। पदों की संख्या यहां पता नहीं है, देखो 1 2 3 4 यहां गिनती फेल, तो हम पदों की संख्या नहीं बता सकते, इसलिए हमने जैसा था वैसा का वैसा लगा दिया। डी का मान कोई भी एक पद उठाओ, जैसे ये उठाया तो इसमें से ये घटा दो, अगर ये लिया तो इसमें से ये घटा दो, तो हमने डी का मान 200 याद कर लिया। एन, एन का मतलब अंतिम पद, यहाँ अंतिम पद देखो 7,000 ये रख दिया। सरल कैसे करें, कौन सा सूत्र लगाए, कोई टेंशन नहीं है, जो दे रखा है उसी का सूत्र लगाओ। एन बराबर 7,000 दे रखा है तो एन बराबर 7,000, एन का बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। इनसे सूत्र में जिसके मान जानते हो उनके मान रखते जाओ। तो ए का मान कितना है 5,000, एन का मान हमारे पास है नहीं, डी का मान 200 है, बराबर में 7,000, इनको कैलकुलेशन कर लिया, एन बराबर कितना आ गया 11, और यही हमें करना था, अर्थात 11वें वर्ष उसका वार्षिक वेतन कितना था 7,000 रुपये था। उम्मीद करता हूं कि आपको सवाल समझ में आ गया है। समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मस्ती से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपने बिना स्किप के ध्यान से देखा है। एक ही शर्त है, बिना स्किप के ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। सुब्बाराव जी ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था और सुब्बाराव जी ने कार्य प्रारंभ कर दिया और उनकी वेतन वृद्धि भी होने लग गई थी और किसी दिन उसके 7,000 रुपये मासिक वेतन भी हो गया था। ऐसे करते करते इधर रामकली जी है वो बचत करनी शुरू कर देती हैं। वेरी वेतन बढ़ गया तो रामकली जी क्या कर रही हैं, बचत करनी शुरू कर देती हैं। वो क्या करती है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है और फिर क्या करती है, प्रत्येक सप्ताह में बचत है वो 17.5 रुपए बढ़ा देती है। लालच आ जाता है उसे, ज्यादा बढ़ा बचत की वृद्धि करती है और वृद्धि करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए, कोई बात नहीं है, इन्होंने ऐसा किया हुआ है। फिर ये पूछ रहा है, ये पूछ रही सॉरी सवाल पूछ रहा है कि एक दिन उसके जो है वो मासिक जो साप्ताहिक बचत है वो 207.50 रुपए हो जाती है। तो वो कितने सप्ताह के बाद ऐसा हुआ है, ऐसा कितने सप्ताह के बाद हुआ है जब वो बचत करते गई, बचत करते गई, बचत करती गई, लेकिन एक सप्ताह ऐसा आ गया था जिसमें 207.50 सॉरी 50 ना कहूं तो 207.5 रुपए की उसे बचत हुई थी। वो कौन सा सप्ताह था, कितने सप्ताह हो गए थे उसको बचत करते करते, तब जाके उसकी बचत साप्ताहिक बचत ही आने लग गई थी। ठीक है भाई, यहाँ रामकली और सुब्बाराव का मेरा कहने का अर्थ केवल बच्चों को समझाने का है, कोई अन्य अर्थ ना ले, ध्यान करेंगे। देखिए उत्तर नंबर 20, उत्तर नंबर 20 वही चीज है। क्या दिया है आपको, लिखेंगे कैसे, पर ये दिया गया ना, लिखना बहुत जरूरी है। दिया कैसे है, क्या दिया है, प्रारंभिक प्रारंभिक बचत। देखिए प्रारंभिक बचत कितनी, उसकी प्रारंभिक बचत है उसकी 50 रुपए, और बचत में वृद्धि प्रति सप्ताह लिख दो क्या, प्रति सप्ताह है, सप्ताह है बचत में वृद्धि कितनी होती है अभी, 17.5 रुपए। ये प्रत्येक सप्ताह उसकी बचत होती है। अंतिम बचत, अंतिम बचत उसकी होती है 207.50 रुपए उसकी बचत होती है। ज्ञात करना है वह सप्ताह जिसमें उसकी बचत कितनी है,
207.50 रुपए। ठीक है, ये हमें करना है। अरे भाई सब कुछ मैंने लिख दिया है। प्रारंभिक बचत इसका मतलब प्रथम पद 50 हो गया। अंतिम बचत इसका मतलब उसका अंतिम पद 207.50 हो गया। वेतन बचत में वृद्धि 17.5 इसका मतलब ये उसका क्या हो गया, सर्वे अंतर हो गया। अब क्या रह गया बोलो, कर लोगे ना, आसान सा है। देखिए कैसे इसके पीस बना लेते हैं। साप्ताहिक बचत की एपी क्या बन गई, शुरू में 50 रुपए, फिर उसने 17.50 रुपए बढ़ा दिए तो कितने हो गए, 67.50 रुपए। ऐसे 17 और जोड़ दो, इसमें 17.50 जोड़ोगे तो ये हो गया, डबल जीरो पॉइंट लगा दिया और यहाँ 17, 14 एक 15 और 7 एक 8 85 हो गए क्या। अरे भाई अलग से जोड़ना पड़ेगा मुझे। 17.50 जीरो जीरो 14 एक 15 और 7 एक 8, ठीक है, 85 रुपए हो गए। ठीक है, इस प्रकार से बचत करते गए, लेकिन एक सप्ताह ऐसा आया जिस सप्ताह में उसे 207.50 रुपए की बचत हो गई थी। ये एपी बन गया। इस एपी में से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, चलो निकालना शुरू कर दो। देखिए बचत निकालना शुरू कर देते हैं, गुल्लक तोड़ देते हैं। तो कितना है, प्रथम सप्ताह में 50 रुपए, प्रथम पद ए है, ए कितना है 50 है। पदों की संख्या पता नहीं है, यहाँ देखो 1 2 3 4 गिनती फैल, कोई बात नहीं, जाने दो। सार्वंतर के लिए सूत्र लिखते लिखते मात्र है, यूज करने के लिए आप क्या करें, कोई भी एक पद उठा लें, जैसे कि 67.50 कर लो। अरे होता तो यही ना 17 जोड़ने पर, हाँ होता यही है। 17.50 में से हम घटा देंगे 50 तो कितने बचेंगे, 17.5। अरे रुपए मत लिखो, रुपए रुपए दिखाई दे रहे हैं ना। अंतिम पद कितना है, 207.50। ठीक है, ये अंतिम पद है। अब सूत्र कौन सा लगाए, हमें पता नहीं चलता है सर, सूत्र हमें याद नहीं है। सब में एक ही तो सूत्र लगाया हमने, क्यों नहीं याद है, याद तो हो गया होगा। ठीक है, क्या ये दिया है तो इसी का सूत्र लगा दो ना वापस। देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है, 207.50। ठीक है, अब इसमें जिन जिन के मान जानते हो उनके मान रखते जाओ। बोलो ए का मान जानते हो क्या, कितना है, ए का मान 50 है तो ए की जगह 50 रख दो, प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान 17.5 है, 207.50। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं यहाँ करा दूं, ये यहाँ करवा देता हूं। ठीक है, ये नहीं है, ये इधर से, ठीक है ना। देखिए ये अरे ऐसा नहीं, ये प्लस के 50 है, जो आरएचएस में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो n माइनस 1 17.5 ये रह जाएंगे, ये तो इधर ही रहेंगे ना, इधर लेके आ रहा हूं इसको। 1 मिनट भाई, बीच में फोन आ गया, 1 मिनट। देखिए n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर कितना, 207.50 है, और ये प्लस के 50 थे, आरएचएस में आके माइनस के हो गए। ठीक है, यहाँ n माइनस 1 17.5। ठीक है, तो ये घटाने के बाद कितने बचे, देखो 0.5, जीरो तो सेम टू सेम ही है, 7 में से 0 गया 7 ही बचा, 10 में से 5 गए 5 बचे, और ये हो गया 157.50 हो गया। अब देखो आप n माइनस 1 यही रहने दो, 157.50 n माइनस 1 के गुणा में 17.5 है, जो इधर आके गुणा से भाग में लग जाएंगे, तो n माइनस 1 यही रहने दे। अब देखो ऊपर वाले के पॉइंट, ये पॉइंट हटाने आते हैं क्या, देखो मैं हटा रहा हूं, 157.50/70 हो, हट गया। अरे ऐसे नहीं हटाना है, देखो
इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर वाले अंश के पॉइंट हटाएंगे तो वो हर से गुणा हो जाता है। तो पॉइंट का बन गया 1, पॉइंट के बाद 2 अक्षर हैं तो 2 शून्य लगा दो। इधर ये जो हर है ना, हर का पॉइंट हटाएंगे, देखो हर का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का तो बन गया 1, हर का पॉइंट हटाएंगे तो अंश से गुणा करते हैं, और हर का पॉइंट हटाते हैं, अंश का पॉइंट हटाते हैं तो हर से गुणा करते हैं, ठीक है ना, उल्टा गुणा करते हैं। यहाँ हम हर का हटा रहे हैं तो क्या करेंगे, हर का हटा रहे हैं तो अंश को गुणा करेंगे, तो हमने अंश को गुणा कर दिया। ये देखो पॉइंट का 1 हो गया और आगे एक अंक है तो एक शून्य लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 शून्य हैं और ये 2 शून्य कट गए, तो क्या बच गए, n-1 बराबर 1575 बट्टा 175, और ये n-1 बराबर भाग दिया तो 9 बार जाएगा, चेक कर लेना चाहिए, और n यही रहने दो। 9 + 1 बराबर n बराबर कितने हो गए, 10, अर्थात 10वें सप्ताह में, अर्थात 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए होगी। उसको बचत करते करते 10 सप्ताह हो गए, तब जाके उसकी साप्ताहिक बचत है 207.50 रुपए हुए थे। इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। बहुत आसान से प्रश्नावली है ये, और सारी प्रश्नावली आपने बिल्कुल आसानी से सरल कर ली है। उम्मीद करता हूं कि पूरी प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो समझाने में, बोलने में, लैंग्वेज की या अन्य कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं इनमें कोई सुधार कर सकूं, जो कमियां हैं उनमें सुधार कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में अन्य वीडियो के साथ। प्रश्नावली नंबर 5.3 लेकर के जल्द ही हाजिर होने वाला हूं। तब तक के लिए सबको नमस्कार।